हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर उपरकला सोनीपत हरियाणा BPS MV, और यानी कि भगत फूल सिंह जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट्स आई है नॉन टीचिंग पोस्ट की। ध्यान रखना, कुछ टाइम पहले इन्होंने टीचिंग पोस्ट की भी रिक्रूटमेंट दी थी, और ये फिलहाल अलग से एडवर्टाइजमेंट है, और ये है नॉन टीचिंग पोस्ट। ध्यान रखना, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। पहले टीचिंग स्टाफ के ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर की है, और अब जो इन्होंने रिक्रूटमेंट दी है ये नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट दी है BPS MV में। और इसमें जो नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, इसकी एक बार डिटेल में चेक करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है, और इसमें सारी डिटेल्स दे रखी है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी पोस्टें हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, और कैसे क्या सिलेक्शन होगा, कितने की एप्लीकेशन फीस है, कब से क्या फॉर्म अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है। तो एक बार वन बाय वन करके सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिटेल्स दिखा रखी है कि जो BPS यूनिवर्सिटी में भगत फूल सिंह महिला जो यूनिवर्सिटी है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे, और ये है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, और हर पोस्ट के साथ उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है, और बाकी सारी डिटेल दे रखी है। और जो ऑफिशियल साइट है यूनिवर्सिटी की, वो है www.bpsmv.ac.in। bpsmv.ac.in, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय.ac.in पे। ठीक है, और अब इस ऑफिशियल नोटिस में बाकी जो डिटेल्स दे रखी है, एक चीज़ और क्लियरली मेंशन कर रखी है कि ये वही पोस्टें हैं 2023 में भी आई थी। ठीक है, 2023 में भी ये एडवर्टाइजमेंट आई थी, और वो विड्रॉ कर ली गई है। तो जिस भी कैंडिडेट्स ने 2023 की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 201 टू 246 तक अगर किसी ने अप्लाई किया था, उनको दोबारा से अभी फिर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब जो कैंडिडेट्स हैं वो अब अपने एप्लीकेशन फ़ीस उनको पे नहीं करनी है। जिस भी कैंडिडेट्स ने जो पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी इनकी 2023 में, पिछले साल जो आई थी, उसमें अगर किसी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, तो उसको दोबारा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ना सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म तो दोबारा फिलअप करना है, लेकिन दोबारा से फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ीस पे नहीं करनी। और इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और लिख रखी है लास्ट में, कि अगर कोई कैंडिडेट दोबारा से फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहता, तो उसको फीस विड्रॉल का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अपने जो फीस एप्लीकेशन फ़ीस पे करी थी, 2000 रुपये, 1000 रुपये, फिर 500 रुपये, आप अपनी फ़ीस विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई दोबारा से अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई करिए, लेकिन आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जो 2023 में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके तहत। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगी वो 22 मार्च से स्टार्ट है, 22 मार्च से। और जो लास्ट डेट है इसकी जो सबमिशन की, वो है 21 अप्रैल, यानी कि एक महीने का टाइम दे रखा है। 22 मार्च से लेकर आपको 21 अप्रैल तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है। ठीक है, 22 मार्च से 21 अप्रैल तक एक महीने का टाइम दे रखा है। 22 मार्च से 21 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, और इनकी ऑफिशियल साइट है bpsmv.ac.in, जो ऑफिशियल साइट है यूनिवर्सिटी की, वहाँ से जाके आपको ये फॉर्म फिलअप करने हैं। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं क्या क्या पोस्टें दे रखी है, कौन कौन सी पोस्टें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सारी पोस्टों की। सबसे पहले इसमें दिखा रखा है पोस्ट का नाम, और साथ के साथ पे स्केल भी दिखा रखा है, कितने पे स्केल के पे लेवल की है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। उसके बाद पोस्ट कोड दिखा रखा है। पोस्ट कोड ध्यान रखना, ये फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको पोस्ट कोड के हिसाब से आपको पोस्ट फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनका कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन आगे लास्ट में दे रखी है। तो वन बाय वन करके एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी क्या इसकी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट का नाम है वो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और इसमें पे स्केल की बात करते तो पे लेवल 14 में है। पे लेवल 14 है, यानी कि बेसिक जो सैलरी होगी वो 1,44,200 रुपीज़ बेसिक सैलरी है। ठीक है, यानी कि जो इसमें आपको ओवरऑल जो सैलरी मिलेगी पर ये वो लगभग 2 लाख प्लस में ही मिलेगी। ठीक है,
2 लाख एंड अबोव इसमें पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम के लिए। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1 है। पोस्ट कोड की बात करें तो इसमें पोस्ट कोड है 201, ये ध्यान रखना। और जो वैकेंसी है 1 वो यूआर कैटेगरी के लिए है। ठीक है, यूआर कैटेगरी की जो पोस्टें हैं उस पर आप किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी यूआर कैटेगरी पोस्टें हैं, आप एससी कैटेगरी से हो, बीसी, ए, बीसी, बी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं आप अप्लाई कर सकते हो यूआर कैटेगरी, यूआर की जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 201/2023। इसके बाद नेक्स्ट है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट है इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 9 है। पे लेवल 9 है। बेसिक सैलरी यानी कि 53,100, 53,100 ये बेसिक है पे लेवल 9 में। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करो तो एक है 1, और पोस्ट कोड है 202, और जो 1 वैकेंसीज है वो यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 202/2023 है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी ओनली वुमेन है, वुमेन केवल वुमेन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट की हैं, और उनका जो पे लेवल है पे लेवल 8 में है। और जो बेसिक सैलरी है इसमें 47,600 इसमें बेसिक है। पीजीटी के लिए है 2 वैकेंसीज हैं हिंदी के लिए। पीजीटी की 2 वैकेंसीज हैं, इसमें हिंदी के लिए एक है और एक बायोलॉजी के लिए है। पीजीटी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एक हिंदी सब्जेक्ट के लिए और एक बायोलॉजी के लिए। ठीक है, और इसमें सिर्फ वोमेन जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पोस्ट कोड है पोस्ट कोड नंबर 203, और जो 2 वैकेंसीज है वो यूआर के लिए रखी गई है। ठीक है, और एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 203/2023। इसके बाद आगे पोस्ट टीजीटी की। टीजीटी सब्जेक्ट की पोस्ट उस पर भी केवल वुमेन ही अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। पे लेवल की बात करें पे लेवल 7 है, 44,900 इसमें बेसिक है। टीजीटी की जो ओवरऑल वैकेंसीज है वो 4 हैं, और 4 में से सब्जेक्ट के हिसाब से रखिए, एक वैकेंसी है वो साइंस के लिए है, एक इंग्लिश के लिए, एक संस्कृत के लिए और एक आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। 1 वैकेंसी फॉर साइंस, 1 फॉर इंग्लिश, 1 फॉर संस्कृत एंड 1 फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। पोस्ट कोड की बात करते हैं तो इसमें 204 इज द पोस्ट कोड, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यूआर 1 वैकेंसी, बीसीबी 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस यूआर 1 वैकेंसी, ईएसएम यूआर 1 वैकेंसी। ठीक है, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट की बात करें 204/2023 इज द एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर टीजीटी। नेक्स्ट है टीजीटी कैंपस, और जो कैंपस में है ओनली वुमेन ही अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 7 है, बेसिक 44,900। टीजीटी कैंपस में इसमें है 2 वैकेंसीज हैं, और सबसे पहले सब्जेक्ट है इंग्लिश 1 वैकेंसी और एसएसटी 1 वैकेंसी। ठीक है, पोस्ट कोड इज 204A पोस्ट कोड है इसका। और इसमें से जो वैकेंसी है 1 फॉर बीसीए कैटेगरी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 204A/2023 टीजीटी कैंपस में। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर जेई, और प्रीफरेबली वोमेन, यानी कि इसमें वोमेन को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, मेल और एक फीमेल, तो फीमेल को प्रेफरेंस दी जाएगी। पे लेवल 6 है, बेसिक सैलरी है वो 35,400, 35,400 बेसिक है। एक वैकेंसी है इसमें, और इसका जो पोस्ट कोड है वो 207 है, और किस के लिए है, पब्लिक हेल्थ में है जूनियर इंजीनियरिंग, और यूआर कैटेगरी के लिए है वो। और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो 207/2023 दे रखा है। इसके बाद अगली पोस्ट भी है जूनियर इंजीनियर जेई के लिए, वुमेन, पे लेवल सेम है 35,400 लेवल 6 में। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, पोस्ट कोड 208, और ये है इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल और यूआर कैटेगरी की है, एक वैकेंसी है वो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 208/2023। इसके बाद है नेक्स्ट जूनियर इंजीनियरिंग, और ये पे लेवल 6 35,400, इसमें 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 2 वैकेंसीज हैं, पोस्ट कोड 209, और ये है सिविल के लिए, जेई सिविल के लिए, और ये जेई था इलेक्ट्रिकल के लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल में 2 वैकेंसीज में से एक यूआर कैटेगरी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें 209/2023 है जूनियर इंजीनियर की सिविल में। इसके बाद नेक्स्ट है हॉस्टल सुपरवाइज़र। हॉस्टल सुपरवाइज़र ओनली वुमेन है। ठीक है, पे लेवल 6 है, 35,400 इसमें बेसिक है, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1 है। पोस्ट कोड की बात करें, पोस्ट कोड है 210, 210 पोस्ट कोड है, और जो एक वैकेंसी है हॉस्टल सुपरवाइजर की वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 210/2023। नेक्स्ट है इसके बाद स्टाफ नर्स, और स्टाफ नर्स भी ओनली वुमेन है, केवल महिला ही आवेदन कर सकती है इसके लिए। पे लेवल सेम है 6 में
35,400 बेसिक है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो 6 हैं। टोटल वैकेंसीज है स्टाफ नर्स की 6 वैकेंसीज हैं। और पोस्ट कोड की बात करें तो 213 213 पोस्ट कोड है। और इसमें जो वैकेंसीज हैं, जो 6 वैकेंसीज है, उसमें यूआर कैटेगरी के लिए 3 हैं, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एक एससी कैटेगरी के लिए और एक बीसी ए कैटेगरी के लिए है। ठीक है। और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 213/2023 स्टाफ नर्स ओनली वुमेन की। इसके बाद नेक्स्ट है और वो है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पे लेवल 6 है इसका भी, और बेसिक सैलरी 35,400। इसमें 2 वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड की बात करें, पोस्ट कोड है 214 और जो वैकेंसी वो यूआर कैटेगरी में है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 214/2023 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की। इसके बाद नेक्स्ट है पीआरटी। पीआरटी है कैंपस स्कूल है जो बीपीएस का, उसमें है प्रीफरेबली ओनली वुमेन, केवल वुमेन को ही प्राथमिकता दी जाएगी। पे लेवल 6 है पीआरटी का भी। ठीक है। पीआरटी के जो टीचर उनका पे लेवल 6 है, 35,400 इसमें बेसिक सैलरी दी जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो पीआरटी में 2 हैं, और 2 में से हैं एक वैकेंसी है आर्ट एंड क्राफ्ट एंड 1 फॉर इंग्लिश, 1 फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट 1 फॉर इंग्लिश। पोस्ट कोड इज 215। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 1 फॉर एससी कैटेगरी एंड 1 फॉर बीसी ए कैटेगरी। ठीक है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट की है वो एससी कैटेगरी के लिए है और इंग्लिश की है वो बीसी ए कैटेगरी के लिए है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 215/23। ठीक है। 215/2023। इसके बाद नेक्स्ट है जेबीटी टीचर्स की, और ये इनका जो वहीं पे जो कैंपस जो अलग से स्कूल है उसके लिए है। जेबीटी का जो अलग से, उसमें ओनली वुमेन, पे लेवल 6 में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 3। पोस्ट कोड इज 216। तीनों वैकेंसी वो यूआर कैटेगरी के लिए है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 216/2023। ये है जेबीटी के लिए। इसके बाद बात करते हैं आगे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर में पे लेवल 4 है, 25,500 इसमें बेसिक, 25,500 बेसिक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 5। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 5 वैकेंसीज हैं और पोस्ट कोड इज 217। 5 वैकेंसी इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 3 है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए है। ठीक है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 217/2023 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की। इंग्लिश के लिए था ये, सॉरी। और अगला है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। जो पहले था 14 नंबर पे वो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश, अब है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी। पे लेवल सेम है, पे लेवल 4 में। हिंदी में नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी 2 वैकेंसीज है। पोस्ट कोड है 218। इसमें जो 2 वैकेंसीज है, एक यूआर कैटेगरी के लिए और एक बीसी ए कैटेगरी के लिए है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 218/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है इसका। इसके बाद बात करते हैं अगला ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ड्राइवर की पोस्ट है, पे लेवल 4 में है, 25,500 इसमें बेसिक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो 3 है। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते तो एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी कैटेगरी के लिए और एक बीसी ए कैटेगरी के लिए है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 219/2023 और पोस्ट कोड नंबर है 219 ड्राइवर की पोस्ट के लिए। इसके बाद अगला है पंचकर्मा टेक्नीशियन। पंचकर्मा टेक्नीशियन में पे लेवल 4 है और इसमें जो बेसिक सैलरी 25,500 रहेगी। इसमें एक वैकेंसी है, वो यूआर कैटेगरी के लिए है। पोस्ट कोड नंबर 220 है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 220/2023। इसके बाद अगला है पंचकर्मा असिस्टेंट। 18 नंबर पे पंचकर्मा असिस्टेंट पे लेवल 4 है और इसमें जो सैलरी है वो 25,500, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। ठीक है। पोस्ट कोड है 221 है और 2 पोस्टें वो यूआर कैटेगरी के लिए हैं और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 221/2023 पंचकर्मा असिस्टेंट की। इसके बाद आगे जो पोस्ट हैं वो है अकाउंट्स क्लर्क की। पे लेवल 2 में है, 19,900 इसमें बेसिक अकाउंट्स क्लर्क का। और अकाउंट्स क्लर्क की 2 वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड नंबर 222 है। अकाउंट्स क्लर्क की जो 2 पोस्टें हैं उसमें से एक यूआर के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। ठीक है। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 222/2023 से है, अकाउंट्स क्लर्क के लिए। उसके बाद 20 नंबर पे है वो क्लर्क की पोस्ट है, सिंपल क्लर्क, और इसका भी पे लेवल 2 में है, 19,900 इसमें बेसिक सैलरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इसमें 15 वैकेंसीज है क्लर्क की पोस्ट के लिए, 15 वैकेंसीज हैं। और जो इसका जो पोस्ट कोड है वो 223 है, 223। अब जो 15 वैकेंसीज हैं उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। 4 पोस्ट वो यूआर कैटेगरी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 एससी कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसी बीसीए के लिए, 1 बीसीबी के लिए, 1 है पर्सन विद डिसेबिलिटीज 1 और 1 ईएसएम यूआर के लिए 2 वैकेंसीज। ठीक है। ये जो 15 पोस्टें हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी में कितनी पोस्टें क्लर्क की।
और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 223/2023 है। क्लर्क की पोस्ट जो पे लेवल 2 है इसका। इसके बाद अगला है लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट इसका भी पे लेवल 2 है, 19,900 इसमें बेसिक है। इसके लैब अटेंडेंट की टोटल 15 पोस्टें हैं। लैब अटेंडेंट की टोटल 15 पोस्टें हैं और जो पोस्ट कोड है वो 224 है। अब जो 15 पोस्टें हैं उसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 हैं, एससी कैटेगरी के लिए 3 हैं, बीसी ए कैटेगरी के लिए 2 हैं, बीसी बी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ईएसएम यूआर के लिए 2 हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का रखा जो लैब अटेंडेंट की जो 15 पोस्टें हैं उनकी। पोस्ट कोड की बात करें इसमें 224/2023 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, पोस्ट कोड 224 है इसका। इसके बाद अगला है अटेंडेंट डार्क रूम। डार्क रूम अटेंडेंट की है, पे लेवल 2 में 19,900 इसमें बेसिक है और इसमें ओनली वुमेन ही अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट डार्क रूम में केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी है इसमें और पोस्ट कोड है 225। 1 वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी में है और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 225/2023 है, अटेंडेंट डार्क रूम। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो 1 है। ठीक है, पोस्ट कोड है 226। जो 1 वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी के लिए है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 226/2023। नेक्स्ट इसमें सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड का जो बेसिक है 16,900 है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 12 है सिक्योरिटी गार्ड में और पोस्ट कोड है 227। और जो 12 वैकेंसी है उसमें से यूआर के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी कैटेगरी की 2 हैं, बीसी ए की 2 हैं, बीसी बी की 1 है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यूआर 1 है, ईएसएम यूआर 1 है। ये सिक्योरिटी गार्ड की जो 12 वैकेंसीज है उनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा हो 227/2023 है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है पंप ऑपरेटर की पोस्ट है। पंप ऑपरेटर की पोस्ट का जो बेसिक है 16,900 है, इसमें 1 वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी के लिए है, पोस्ट कोड है 230 और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर हो 230/2023 है पंप ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। और उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट पे लेवल 7 में है ये। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट पे लेवल 7, बेसिक सैलरी 44,900, एक पोस्ट है और पोस्ट कोड है 232। नंबर ऑफ वैकेंसी जो 1 है वो कैटेगरी के हिसाब से यूआर कैटेगरी की है और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 232/2023 है। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट पे लेवल 6 में 35,400 इसमें बेसिक का कंप्यूटर असिस्टेंट पे लेवल 6, इसके वैकेंसी नंबर 1 है, कोड है 234 और वो जो 1 वैकेंसी है वो एससी कैटेगरी के लिए है और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 234/2023 है, कंप्यूटर असिस्टेंट जो पे लेवल 6 की है। इसके बाद अगला है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 6 की पोस्ट है और ये 35,400 इसमें बेसिक है, 35,400 इसमें बेसिक है। इसमें 2 वैकेंसीज हैं, पोस्ट कोड है 235। 2 वैकेंसीज है उसमें से एक बीसी ए के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 235/2023 है। नेक्स्ट है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और ये है पे लेवल 2 में। पे लेवल 2 19,900 इसमें आपको बेसिक सैलरी दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है इसमें क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की, पोस्ट कोड है 236। इसमें जो 5 वैकेंसी है उसमें से 2 यूआर के लिए हैं, एक बीसी बी कैटेगरी के लिए, एक बीसी ए ईएसएम और एक एससी ईएसएम के लिए है। ठीक है, जो 5 वैकेंसी है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 236/2023। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी के लिए है, पोस्ट कोड है 237, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 237/2023। इसके बाद अलग से सिक्योरिटी गार्ड की एक और पोस्ट दे रखी है और 16,900 इसमें बेसिक है, 1 वैकेंसी है यूआर के लिए है, 238 पोस्ट कोड है इसका। इसके बाद आगे है और ये इसके रीजनल सेंटर रेवाड़ी के लिए है, रीजनल सेंटर कृष्णनगर रेवाड़ी के लिए, और ये जो पोस्ट थी ये इनका रीजनल सेंटर जो जींद में है उनके लिए थी। ठीक है, 26 से जो स्टार्ट है वो रीजनल सेंटर जो इनका जींद है वहाँ के लिए पोस्ट है, 26, 7, 8, 9, 10, 30, 31 तक। उसके बाद रीजनल सेंटर कृष्णनगर जो रेवाड़ी है उसकी पोस्टें हैं, ये जो यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं उनकी पोस्टें दिखा रखी हैं और उसमें है सबसे पहले है सुपरिटेंडेंट पे लेवल 7 की पोस्ट है ये। सुपरिटेंडेंट पे लेवल 7 44,900 इसमें बेसिक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 1, पोस्ट कोड है 240 और जो 1 है वो यूआर कैटेगरी के लिए है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 240/2023। नेक्स्ट है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट पे लेवल 7 में 44,900 इसमें बेसिक है, एक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, पोस्ट कोड 241 और वो है यूआर कैटेगरी के लिए,
एडवर्टाइजमेंट नंबर 241/2023। और उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट। और टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है इसमें, पे लेवल 6 में। पोस्ट कोड है 243। और कैटेगरी वाइज बात करें तो ESM/UR के लिए 1 है, BCB के लिए 1 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 243/2023। इसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेंट, पे लेवल 6 की पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट की, 1 वैकेंसी है इसमें। और इसका जो पोस्ट कोड है वो है 244। 1 वैकेंसी है वो BCA के लिए है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 244/2023। इसके बाद अगली पोस्ट है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, पे लेवल 2 में 19,900 इसमें बेसिक है। 1 वैकेंसी है, पोस्ट कोड 245 और वो UR कैटेगरी के लिए है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 245/2023। और जो लास्ट है इसमें वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। लाइब्रेरी अटेंडेंट पे लेवल 2 में 19,900 इसमें बेसिक है। 1 वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 246/2023, पोस्ट कोड 246 और वो वैकेंसी जो एक है वो UR कैटेगरी के लिए। तो टोटल 37 कैटेगरी की पोस्टें हैं BPS यूनिवर्सिटी कानपुर कला सोनीपत हरियाणा में, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय महिला यूनिवर्सिटी की। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो पोस्ट दिखा रखी है वो सारी यूनिवर्सिटी कैंपस के सोनीपत की है। और उसके बाद 26 से लेकर 31 तक जो 6 पोस्टें हैं ये रीजनल सेंटर है जो इनका जींद डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ की दिखा रखी है। और उसके बाद कुछ पोस्टें हैं वो जो इनका रीजनल सेंटर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ की दिखा रखी है। इस हिसाब से टोटल 37 कैटेगरी की पोस्टें। और कुछ पोस्टें जैसे क्लर्क हो गया, सिक्योरिटी के कुछ पोस्टें रिपीट हो रखी, तो आप मल्टीपल पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। रीजनल सेंटर की पोस्टें हैं तो आपको वहीं पे ड्यूटी करनी पड़ेगी, कैंपस की पोस्टें तो आपको कैंपस में ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है इनकी बेसिक सी वैकेंसीज, किस किस क्या क्या वैकेंसीज का नाम है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी सीट खाली है, क्या पोस्ट का नाम है। ठीक है, साथ में पोस्ट का कोड भी दे रखा है जो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है। ठीक है, ये बेसिक्स इसमें डिटेल दे रखी है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी इसमें वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस में UR, ESM और ESP कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन और एक्स स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, उसके लिए आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद है कि फ़ीमेल ऑफ UR ऑफ हरियाणा स्टेट, जो हरियाणा की फ़ीमेल है उनको 1,000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और जो SC, BCA, BCB, EWS कैटेगरी है हरियाणा के, उनको 500 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑफ हरियाणा स्टेट, उनको 0 फीस। यानी कि जो रिजर्वेशन हो सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया जाएगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाए। 2,000 रुपये फीस है। हरियाणा की जो भी फीमेल जो भी गर्ल्स हैं जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फीमेल से वुमेन है, उनको 1,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। और जो SC, BCA, BCB और EWS कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल, उनको 500 रुपये। और जो हैंडीकैप कोटे से अप्लाई करेंगे उनको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन जो इनकी जो साइट है, वेबसाइट है, वो है www.bpsmv.ac.in। यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले इनकी वही ऑफिशियल साइट दे रखी है, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, किसी दूसरी वेबसाइट से आपको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट विल हैव टू सिलेक्ट appropriate options available on the portal to specify choice of post. Each post is given a unique post code. यानी कि जब आप पोस्ट अप्लाई करो तो आपको पोस्ट कोड का ध्यान रखना है और पोस्ट कोड को अच्छे से चेक करके ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, जो पोस्ट को आप फिलअप करोगे वही आपकी पोस्ट कोड रहेगी, वही पोस्ट के लिए आप अप्लाई माने जाओगे। ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में। और इसके बाद इसमें बेसिक सी डिटेल दिखा रखी है आपको, कैसे कि आपके मार्क्स वगैरह काउंट किए जाएंगे, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना, क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं। तो ये बेसिक्स इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन है। और इसके बाद बात करते हैं कुछ मेन टॉपिक्स की इसमें, और वो है इसमें सबसे पहले ये NOC है। ये NOC उन के लिए है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट पे वर्किंग है, तो वो फॉर्म अप्लाई करे तो लास्ट में सिलेक्शन के टाइम उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस की बात। जितनी भी पोस्टें हैं ये नॉन टीचिंग पोस्टें, सभी के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हर पोस्ट के लिए। तो 1 बाय 1 करके एक बार सभी पोस्टों की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट थी वो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें दिखा रखा कि मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि जो भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप में उसमें 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए।
और नंबर सेकंड पे है एटलीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस एज लेक्चरर, सीनियर स्किल और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर विद 8 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि आप अगर सिंपल लेक्चरर हैं तो आपके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपके पास मिनिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद ये दिखा रखा है कि किस चीज़ में होना चाहिए, रीडर्स या फिर एसोसिएट प्रोफेसर आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, और 15 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच 8 ईयर्स एज डिप्टी रजिस्ट्रार और एन इक्विवेलेंट। ठीक है, आपने इसमें से एक्सपीरियंस मांग रखा है, इसमें से कोई भी एक एक्सपीरियंस आपके पास हो सकता है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया दे रखा है, एज लिमिट दे रखी है वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर दे रखी है। कम से कम 18 साल एज लिमिट होनी चाहिए और अधिकतम 50 साल एज लिमिट हो सकती है। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो बाद में दिया जाएगा। दूसरी जो पोस्ट है वो है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की बात है तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, विद मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर इन यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग सेंटर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट, और इसमें है द कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्ट टू टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन फेज 1 एंड फेज 2। वो आपका बाद में दिखाया जाएगा कैसे कैसे में सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन थी वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए। और इसके बाद है नंबर 3 पे है पीजीटी की पोस्टें थी, और उसमें आपके पास हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद दिखा रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर्स एलिजिबल एचटेट वगैरह, एचटेट लेवल 3 या फिर एचटेट लेवल 3 आपका पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दिखा रहा है नंबर 3 पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कैंडिडेट्स हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जाम फ्रॉम 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन as the case may be. However, the candidate must have at least 50% marks in postgraduate except PGT computer science. The candidate must have at least 55% marks in post graduation या graduation as the case may be. और उसके बाद दिखाया कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट। ये है पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात। इसके बाद नेक्स्ट है टीजीटी की पोस्ट के लिए, और टीजीटी में मांग रखा है कि बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा बीएड और एचटेट लेवल 2 आपका पास होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी में पीजीटी में लेवल 3 था और टीजीटी में लेवल 2 है। और उसके बाद है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और उसके बाद नंबर 4 पे है द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट फेज 1। ठीक है, ये है टीजीटी के पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। इसके बाद जो अगली पोस्ट थी वो है सुपरिटेंडेंट की, और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इन क्लैरिकल कैडर आउट ऑफ विच 5 ईयर एज असिस्टेंट। ठीक है, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लैरिकल कैडर, इसमें से 5 साल का कम से कम आपका असिस्टेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट में मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड ISC विद 55% मार्क्स होने चाहिए, PGDCA या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 4 और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज लाइब्रेरी अटेंडेंट लेवल 2 ये आपके पास होना चाहिए। और द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट। ये जो भी सब्जेक्टिव टेस्ट दिखा रखा है, सब्जेक्टिव या एप्टीट्यूड टेस्ट, वो लास्ट में बता रखा है क्या कैसे सिलेबस में आएगा, कैसे क्या आपका एग्जाम होगा, यानी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बाद में बता रखा है। फिलहाल ये एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है इसमें। अगली पोस्ट थी जूनियर इंजीनियरिंग की। जूनियर इंजीनियर की जितनी पोस्टों में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बोलते हैं, और जिस भी सिविल का है तो सिविल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करो तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, या तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री। इसके अलावा मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज सब्जेक्ट, और उसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। और द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपको पास करने जरूरी है। इसके बाद अगली जो पोस्ट थी वो है हॉस्टल सुपरवाइज़र की थी, और हॉस्टल सुपरवाइज़र की पोस्ट में इसमें दिखा रखा है 12th पास होना चाहिए आपको एंड हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मैथ्स एंड अकाउंट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और PSUs। ठीक है, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा मांग रखा कि मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट। और इसके बाद अगली जो क्वालिफिकेशन है वो है द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एप्लीकेशन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये है हॉस्टल सुपरवाइज़र के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है उसमें 10th क्लास मांग रखी है सिंपली। उसके बाद सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड हायर BSc MSc नर्सिंग होनी चाहिए। इसके अलावा शुड बी रजिस्टर्ड ए ग्रेड नर्स एंड मिडवाइफ विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। और उसके बाद है द कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्ट टू टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन फेज 1 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 2। ये स्टाफ नर्स के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट थी वो है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की। और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर में दिखाया कि फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ए पॉलिटेक्निक एफिलेटेड टू स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत। और नंबर 3 पे है द कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्ट टू टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन फेज 1 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 2। ये है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट है PRT की पोस्ट के लिए। PRT में आर्ट एंड क्राफ्ट। उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद 12th क्लास है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 10th क्लास में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद HTET जो लेवल 1 है वो क्वालिफाई होना जरूरी है PRT के लिए। और कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्ट टू टेस्ट, जो सब्जेक्ट टू टेस्ट होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ये है PRT आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट था वो है PRT इंग्लिश का। PRT इंग्लिश के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने जरूरी है ग्रेजुएशन में। इसके बाद 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए, HTET का लेवल 1 पास होना चाहिए, और कैंडिडेट्स को जो सब्जेक्ट टू टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है। ये था PRT इंग्लिश के लिए। PRT इंग्लिश और आर्ट एंड क्राफ्ट 200 सब्जेक्ट में था, दोनों में सेम क्वालिफिकेशन दिखा रखी है। इसके बाद नेक्स्ट जो था वो है JBT के लिए। और JBT में दिखा रखी था कैंडिडेट शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी विद ए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड HTET लेवल 1 क्वालिफाइड। ठीक है। JBT के लिए HTET का लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और 12th के अलावा 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके बाद द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द अबव रिकॉर्ड। और जो यानी कि जो डिप्लोमा है 2 साल का और जो 12th का उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट टू टेस्ट होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है JBT की पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है और वो है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट में मांग रखा है कि फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन CS और IT। ठीक है। यानी कि पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है CS और IT से होना चाहिए, फिर BTech होनी चाहिए आपके पास CS IT से 50% मार्क्स के साथ, या फिर आप BSc कंप्यूटर साइंस है तो 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। 3 चीज़ें मांग रखी, फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन CS IT, या फिर BTech इन CS IT विद 50% मार्क्स, और BSc कंप्यूटर साइंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। इसके बाद दिखा रहा कि मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट। और उसके बाद इसमें दिखा रहा है कि फैशन टेक्नोलॉजी के लिए तो 3 ईयर डिप्लोमा इन टेक्सटाइल विद एटलीस्ट 60% मार्क्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर BTech टेक्सटाइल विद 50% मार्क्स, CAD CAM पैटर्न मेकिंग इज डिजायरेबल। ठीक है। इसके अलावा दिखा रहा है कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्ट टू टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपको क्वालिफाई करना है। और ये है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर असिस्टेंट की। और कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए CS IT से, या फिर आपके पास BTech होनी चाहिए CS IT में 50% मार्क्स के साथ, और अदरवाइज आपके पास BSc कंप्यूटर साइंस विद 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। नंबर 2 पे प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर यूज़ करने आनी चाहिए। इसके बाद दिखा कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई ए रिटन टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स इन इंग्लिश और हिंदी पर मिनट। ठीक है। यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में किसी भी एक में। और इसके अलावा दिखा रखा कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन फेज 2 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 3। ये जो 3 टेस्ट होंगे आपको क्वालिफाई करने जरूरी है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश, JSS इंग्लिश में। और इसमें आपके पास सिंपल 12th क्लास मांग रखी है, मैट्रिक में हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद दिखा रहा है कि द कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई ए टेस्ट इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन देयर ऑफ एट द स्पीड ऑफ 15 वर्ड्स पर मिनट ओनली ऑन कंप्यूटर। यानी कि आपकी जो स्टेनो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो 15 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 8% मिस्टेक इसमें अलाउड है। यह है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें भी फेज 1 और फेज 2 एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी का। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर में सिंपल 12th क्लास है, हिंदी संस्कृत मैट्रिक में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है कि कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है हिंदी में, उसमें भी आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 15 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए।
ये है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। इसके बाद अगली जो पोस्ट है और वो है ड्राइवर की पोस्ट। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपके पास हिंदी संस्कृत होना चाहिए मैट्रिक में। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग हैवी एंड लाइट व्हीकल्स, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड हैव पोजेस फॉर हैवी एंड लाइट व्हीकल्स, जो लाइसेंस है वो हैवी और लाइट व्हीकल्स के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। और शुड नॉट बी कलर और नाइट ब्लाइंड और कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें दे रखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा रिटन टेस्ट, और उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें दिखा रहा है क्वालिफाइंग द ड्राइविंग टेस्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ड्राइविंग टेस्ट सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होगा, ये सभी के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट थी इसमें और वो थी पंचकर्मा टेक्नीशियन। पंचकर्मा टेक्नीशियन की पोस्ट में बात करते हैं तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन पंचकर्मा ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, पंचकर्मा का ये सर्टिफिकेट या फिर जो डिप्लोमा है कम से कम 1 साल के ड्यूरेशन का वो आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और PSU इन द कंसर्न फील्ड, कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत मैट्रिक स्टैंडर्ड में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो टेस्ट लिया जाएगा वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। यह है पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट थी वो थी पंचकर्मा असिस्टेंट की पोस्ट। पंचकर्मा असिस्टेंट की पोस्ट बात करते हैं तो इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन पंचकर्मा ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन पंचकर्मा कम से कम 1 साल का जो कोर्स वो होना चाहिए और मिनिमम 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन फेज 1 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 2। ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए पंचकर्मा असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट था अकाउंट्स क्लर्क का, और अकाउंट्स क्लर्क की बात करते हैं इसमें 12th क्लास कॉमर्स से पास होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट। 3 क्वालिफिकेशन है। 4th पे देखा कि आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फेज 1 और एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 2 आपका लिया जाएगा। ये है अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्लर्क, और क्लर्क की पोस्ट के लिए आपके पास 12th क्लास पास आउट होने चाहिए। उसके अलावा 10th में हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन फेज 2 होगा वो क्वालिफाई करना, और एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 3 ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये है क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है और वो है लैब अटेंडेंट की पोस्ट। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास 12th और 12th के साथ साथ आपके पास ITI होने चाहिए। ITI नहीं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपके पास मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट, और द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट। ये है लैब असिस्टेंट की पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का। और उसके बाद है अटेंडेंट डार्क रूम, यानी जो डार्क रूम अटेंडेंट है, और ये इसमें मांग रखा है 12th विद साइंस, 12th क्लास में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद दिखा रखा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द पर्सन विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसके बाद 2 साल का डिप्लोमा है रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर आपके पास BSc इन रेडियोलॉजी होना चाहिए। इसके बाद दिखा रखा है कैंडिडेट्स को सब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा कंप्यूटर, और उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये है अटेंडेंट डार्क रूम की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है और वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 12th क्लास पास होने चाहिए आपके पास, और उसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और इसके बाद द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्ट टू टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन फेज 1 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 2। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दे रखी है। ध्यान रखना हर पोस्ट के लिए नीचे जो मेंशन है वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, जो बाद में लास्ट में बताया जाएगा। सबसे पहले इसमें सिर्फ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जिक्र कर रखा है कि मिनिमम आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ वही बताया जा रहा है अभी। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहे, सारी डिटेल इसमें बताई जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट थी वो है सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट की बात करें तो इसमें मैट्रिक होनी चाहिए विद हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट।
ठीक है। नंबर सेकंड पे है शुड बी कन्वर्जेंट विद द वर्क ऑफ वॉच एंड वार्ड। इसके बाद प्रीफरेबली एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन होंगे उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। और इसके अलावा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए। इसके बाद है 27 नंबर पे है और वो है पंप ऑपरेटर की पोस्ट। पंप ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किस ट्रेड में, मोटर में, ट्रैक्टर, डीजल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वायरमैन में, पंप ऑपरेटर की पोस्ट। इसके अलावा मैट्रिक होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना, फेज 1 और फेज 2 जो टेस्ट होगा आपका वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पंप ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। तो ये सारे जो पोस्टें हैं, सारी टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, उन सभी पोस्टों की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जितनी भी पोस्टें हैं सभी पोस्टों का एक साथ इन्होंने दिखा रखा है कि किस पोस्ट के लिए कितने नॉन टीचिंग पोस्ट क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और अगर है तो एक्सपीरियंस कितना मांग रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स मांग रखा है, डिप्लोमा डिग्री या फिर कोई और कोर्स स्पेशलिटी मांग रखी है। तो वो सारी डिटेल इसमें दिखा रखे हैं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो दिखा रखे हैं इसमें। ठीक है, जो सभी पोस्टें हैं इसमें हर पोस्ट इसमें दिखा रखी क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें क्राइटेरिया और वेटेज ऑफ द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन बीपीएस एमएससी, यानी कि जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो दिखा रखा है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग दिखा रखा है कि हर पोस्ट के लिए कैसे क्या सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब डिटेल में चेक कर देते हैं कि जो भी पोस्ट है उनके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे क्या इनका सिलेक्शन किया जाना है। तो सबसे पहले दिखा रखा है ये पोस्ट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की पोस्ट है। और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की पोस्ट के लिए बात करते हैं, इसमें पे लेवल 14 है। ठीक है, इसमें बात करते हैं कैसे क्या आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड मैक्सिमम 40 मार्क्स के हैं। 40 में से आपको एकेडमिक रिकॉर्ड्स के कितने मार्क्स मिलते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले 10th क्लास की बात करते हैं। तो 10th क्लास में जो भी मार्क्स हैं उसमें से परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th सब्ट्रैक्टेड बाय 40, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.084। जितने भी आपने मार्क्स लिए हैं और उसको 40 माइनस करना उसमें से, और इसको 0.084 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 5 ही रहेंगे इसमें से। उसके बाद अगला है 12th का, और 12th की बात करते हैं तो इसमें भी आपको जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है 12th क्लास में उसमें सब्ट्रैक्टेड बाय 40 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.084 से। ठीक है, और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 12th के एकेडमिक रिकॉर्ड के वो भी 5 मार्क्स रहेंगे, 5 में से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान के चलिए 10th में आपके 90% हैं, तो इसमें से 90 में से 40 में सब्ट्रैक्ट करना है, 50 आ गया, 50 को 0.84 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 50 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर 10th में 90 मार्क्स है तो आपको 5 में से 4.2 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से इसमें से दिखा रखा है। नंबर 3 पे है ग्रेजुएशन। तो जो परसेंटेज मार्क्स ग्रेजुएशन में से सब्ट्रैक्टेड बाय 40 और मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई जो फैक्टर है 0.167 से आपको मल्टीप्लाई करना ग्रेजुएशन, और ये है मैक्सिमम 10 मार्क्स के। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन। उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन सब्ट्रैक्टेड बाय 55 सब्ट्रैक्ट करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.334 से, और ये है मैक्सिमम 15 मार्क्स का। इसके अलावा पीएचडी के 5 नंबर है और एमफिल का रखे तो आपको 3 नंबर दे रखे, मैक्सिमम 5 नंबर इसके मिलेंगे। तो ये टोटल हो गए 40 नंबर एकेडमिक रिकॉर्ड्स के। ठीक है, 40 में से आपके जो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे 40 में से। इसके बाद बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की, और हर 1 साल के लिए 1 मार्क्स फॉर ईच ईयर, यानी कि आपके पास 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है तो 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिलेंगे वर्क एक्सपीरियंस के। उसके बाद है डोमेन नॉलेज टेस्ट, यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड है उसके 30 मार्क्स उसके दिए जाएंगे, और 20 मार्क्स का जो आपको परफॉर्मेंस है इंटरव्यू में उसके दिए जाएंगे। ठीक है, ये है टोटल सिलेक्शन का मार्क्स, 100 मार्क्स का आपको इस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स दिखा रखी हैं जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की पोस्ट है उसके लिए। और अब दिखा रखा है कि क्राइटेरिया या फिर वेटेज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, जेई, हॉस्टल सुपरवाइजर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, पंचकर्मा टेक्नीशियन, पंचकर्मा असिस्टेंट, अटेंडेंट डार्क रूम, टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंट्स क्लर्क, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, उन सभी की पोस्टों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। ये जो मल्टीपल पोस्ट दिखा रखी है उन सभी का अब डिटेल में बात करते हैं कैसे क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर अपनाया जाएगा।
ये जो पोस्ट दिखा रखी है इनके लिए। तो जो सभी पोस्ट हैं उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें 50 मार्क्स का आपका होगा सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट। जो फेज 1 एग्जाम होगा 50 मार्क्स का तो वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा फेज 2, 30 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 2 है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के बाद उसके 20 मार्क्स उसके हैं। इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स हो गए और 100 मार्क्स में से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखो सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा 50 मार्क्स उसके काउंट किए जाएंगे, 30 मार्क्स आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा और जो 20 मार्क्स हैं वो आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 10th 12th ग्रेजुएशन उनके मार्क्स के बेसिस पे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको 20 मार्क्स में से दिए जाएंगे। और ये किन पोस्टों के लिए है, जो सारी पोस्टें ये ऊपर दिखा रखी हैं इन सभी पोस्टों के लिए डिटेल्स है ये, उनका शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर की डिटेल्स है ये, ठीक है। और इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। इनका सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द टोटल एग्रीगेट मार्क्स और मेरिट ऑफ द कैंडिडेट विद आउट ऑफ 100, जो 100 मार्क्स है इसमें से, ठीक है। और इसमें से सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्टिव टेस्ट और फेज 1 का एग्जाम में, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में, उसके बाद जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उनके मार्क्स काउंट किए जाएंगे, फिर 100 में से आपको टोटल मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद आगे दिखा रखा है कि और ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का कंडीशंस दिखा रखी है। अब बात करते हैं इसमें डिटेल्स ऑफ फेज 4 सिलेक्शन। और इसमें दिखा रखा है कि फेज 1, इसमें दिखा रखा है कि फेज 1 में जो है सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एप्लीकेशन टेस्ट होगा जो कैंडिडेट्स को हर हाल में क्वालिफाई करना है। फेज 2 होगा, इसमें सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो भी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना जरूरी है। फेज 3 होगा, उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके होंगे, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टाई ब्रेकिंग दिखा रखा है, ये 2 कैंडिडेट्स सेम मार्क्स पे लास्ट में रह जाते तो उनको कैसे क्या प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो इन पोस्टों के लिए जो फेज 1 एग्जाम था वो था सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एप्लीकेशन टेस्ट, जो मैक्सिमम 50 मार्क्स का था। और इसमें से 50 मार्क्स में से कम कैंडिडेट्स को 25 मार्क्स लेने जरूरी है, यानी कि 25 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे 50 में से। और जो 50 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसके लिए जो आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा वो 50 मिनट्स ही दिया जाएगा। 50 मिनट में आपको 50 नंबर का पेपर करना है, उसमें से 25 नंबर आपको कम से कम जरूर लेने हैं, जो भी पोस्टें होंगे जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसके लिए। अब इसमें सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस दे रखा है। तो सिलेबस है कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट है, उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, विंडोज़, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग और ईमेल मैनेजमेंट, ये सिलेबस है कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट के लिए। और इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फॉर ईच क्वेश्चन 4 आंसर आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 इज करेक्ट एंड 3 आर इनकरेक्ट। कैंडिडेट्स हैव टू चूज द 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें दिखा रखा है कि जो भी क्वेश्चन है इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स पेपर है तो एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का हो जाए, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी है और वो है 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, 0.125 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हाफ मार्क का एक क्वेश्चन होगा तो 0.125 यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट के लिए, ठीक है। करेक्ट आंसर के लिए 0.5 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग 1/4 0.125 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट में। इसके बाद होगा फेज 2, फेज 2 है और उसका नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट। और फेज 2 को आपका टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट्स आपको दी जाएगी फेज 2 के लिए। 60 मिनट्स में आपके पास मैक्सिमम 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा और उसमें 30 में से आपको मिनिमम 15 मार्क्स आपको लेने जरूरी, कम से कम 15 नंबर आपको लेने जरूरी है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहले जनरल इंग्लिश, सेकेंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा है रीजनिंग। इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, 20 नंबर का सिंपल मैथ आएगा, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी। 3 सब्जेक्ट है, तीनों के 20-20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और मैक्सिमम 30 मार्क्स का पेपर, तो यानी कि हर क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा। 0.5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 जीके के, 20 इंग्लिश के, 20 रीजनिंग के, 20 मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल 30 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा ये। और इसमें जो सिलेक्शन दिखा रखा है उसमें वही है कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 0.5 एक क्वेश्चन के नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। 0.15 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, आप रॉन्ग आंसर करते हो तो ये है फेज 2 जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका डिटेल्स दिखा रखी है।
इसके बाद इसमें फेज़ 3 होगा। फेज़ 3 होगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स फिजिकली जो आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होंगे, उसके मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे। उसमें से आपके उसके एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद इसमें आगे फर्दर डिटेल्स दिखा रखे कि जो एग्रीगेट जो मार्क्स हैं, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है फेज़ 3 की 20 मार्क्स की, उसमें कैसे क्या मार्क्स दिए जाएंगे। तो मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन आउट ऑफ 20% ऑफ मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल मल्टीप्लाई बाई 0.2, यानी कि जो भी आपके ग्रेजुएशन BA BSc BCom जो भी करी है, सपोज करो आपको उसमें 80 मार्क्स हैं, तो उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितने आ गए 16। ठीक है। तो ये 20 में से आपको इस हिसाब से 0.2 फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स है उसके आपको 0.2 टाइम्स आपको मार्क्स दिए जाएंगे 20 में से। तो ये तीनों फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 का ये दिखा रखा कैसे क्या फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 में आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, कैसे क्या आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद आगे है सिलेक्शन क्राइटेरिया है या वेटेज है फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन BP, जो PGT की पोस्टें हैं 2, उसके लिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रखा है कैसे क्या इसमें सिलेक्शन किया जाएगा PGT की पोस्ट के लिए। तो इसमें भी 3 पैरामीटर है। सबसे पहले सब्जेक्टिव टेस्ट होगा फेज़ 1 80 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे और 10 मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे दिए जाएंगे। जो टीचिंग PGT की पोस्ट है वो 100 मार्क्स में से 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 10 नंबर के एक्सपीरियंस और 10 नंबर के एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे और उसके बेसिस पे ही आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा 100 के में से। तो अब बात करते हैं जो फेज़ 1 एग्जाम होगा वो कैसे होगा। तो इसमें दिखा रखा है फेज़ 1 सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फेज़ 2 होगा एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और फेज़ 3 है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको 10 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब इसमें बात करते हैं फेज़ 1 एग्ज़ाम की। जो फेज़ 1 है 80 मार्क्स का होगा और 80 मार्क्स के इस पेपर में आपको मिनिमम 40 नंबर आपको लेने ज़रूरी है। ठीक है। और पेपर अटैम्प्ट करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट्स का दिया जाएगा, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट है PGT की पोस्ट के लिए। और उसके बाद दिखा रहा कि द एग्जाम पैटर्न फॉलोड इन द PGT रिक्रूटमेंट इज एक्सप्लेन्ड बिलो। जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसे होगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्न और रिलेवेंट सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल। इसके अलावा हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चरल ऑफ हरियाणा, कल्चर एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा, ये आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर है 80 मार्क्स का, इसमें क्या पूछा जाएगा आपके पास MCQ क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन आपके MCQ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। चार ऑप्शन दिए जाएंगे और उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसमें एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, हर क्वेश्चन का सही करने का 1 नंबर दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है 0.25, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। गलत आंसर करने पर आपको -1/4 आपके मार्क्स काटे जाएंगे, 0.25 आपके नंबर काटे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो फेज़ 2 एग्जाम है वो वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर है और हर साल का 1 साल के एक्सपीरियंस के 1 नंबर दिया जाएगा, तो इस हिसाब से मैक्सिमम 10 नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। इसके बाद है फेज़ 3 का, फेज़ 3 10 नंबर का मैक्सिमम, और ये आपके एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसके एकेडमिक जो उसके बेसिस पे आपके 10 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। इसमें लिख रखा है द कैंडिडेट्स आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू अपीयर फिजिकली इन फेज़ 3 फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर एजुकेशनल कास्ट और NOC हु आर ऑलरेडी इन सर्विस। ठीक है। ये है DV के टाइम आपको अपीयर होना पड़ेगा। और इसमें जो फॉर्मूला है जो मार्क्स एकेडमिक रिकॉर्ड का क्वालिफाई करना, तो जितने भी मार्क्स आपके हैं ग्रेजुएशन में उनको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन आउट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन मल्टीप्लाई बाई 2.2। और अब इसके बाद अगला है वो है क्राइटेरिया वेटेज फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। ये TGT की पोस्ट का सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अब TGT की पोस्ट में भी सेम है, सब्जेक्टिव टेस्ट है वो 80 नंबर का होगा, 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस के मिलेंगे, 10 नंबर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के। ये टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है तो इसमें से 100 क्वेश्चन आपके 100 में से आपको सिलेक्ट किया जाएगा फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 के मार्क्स काउंट करके। अब दिखाते फेज़ 1 में क्या होगा। फेज़ 1 में होगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसको क्वालिफाई करना है। फेज़ 2 में आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। फेज़ 3 में आपके जो भी फिजिकल जब DV होगा उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब इसमें बात करते हैं कि फेज़ 1 कैसे होगा। जो फेज़ 1 सब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसमें से पासिंग मार्क्स होंगे 40। ठीक। जो फेज़ 1 जो एग्ज़ाम होगा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसमें से, और इसमें 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और जो इस पेपर में क्या पूछा जाएगा टीजी, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस सब कुछ पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं और उसके डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर असिस्टेंट और क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 3 पोस्टें हैं। और इनमें देखते हैं इनके लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है। तो इसमें जो पैरामीटर्स दे रखे हैं सिलेक्शन के लिए, उसमें सबसे पहले टाइप टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। इन तीनों पोस्टों के लिए 30 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद होगा कंप्यूटर एप्रिशिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट, फेज़ 2 होगा, उसमें 20 मार्क्स का है। और उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट फेज़ 3, वो 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो ड्राइव होगा तो 20 मार्क्स का वो हो जाएगा। इस हिसाब से आपके ओवरऑल 100 मार्क्स हो जाएंगे इसमें। ये 3 पोस्टें हैं, क्लर्क की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है और कंप्यूटर असिस्टेंट की है। इसमें डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट होगा, पहले 30 मार्क्स उसके हिसाब से दिए जाएंगे, फिर कंप्यूटर एप्रिशिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट 20 मार्क्स का, और उसके बाद 30 मार्क्स का है ये एप्टीट्यूड टेस्ट का, और उसके बाद 20 मार्क्स का आपका डीवी के टाइम जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनके बेसिस पे होगा ये। तो ये 4 सेक्शन हैं, इनको मिला के ओवरऑल 100 मार्क्स बनेंगे और उन्हीं के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये PWBD की कुछ गाइडलाइंस लिख रखी है। अब बात करते हैं जो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें 3 फेजेज हैं, जो 4 फेज है उसमें। तो सबसे पहले फेज़ 1 में होगा, इसमें टाइप टेस्ट होगा इंग्लिश में कंप्यूटर के बेसिस पे, और कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा। इसके बाद फेज़ 2 में होगा, इसमें टेस्ट होगा कंप्यूटर एप्रिसिएशन और एप्लीकेशन का, ये भी कैंडिडेट को क्वालिफाई करना जरूरी है। और टाइप 3 वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और टाइप 4 में होगा, जो फेज़ 4 में होगा उसमें आपके DV वगैरह होंगे। अब इसमें बात करते हैं 1 बाय 1 की। तो सबसे पहले फेज़ 1 था जो टाइप टेस्ट था इंग्लिश में, वो 10 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30। ठीक है, कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोवाइड ए पैसेज कंप्राइजिंग ऑफ 600 वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी कि 600 वर्ड्स दिए जाएंगे आपको, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको टाइप करना है वो। ठीक है, क्वालिफाइंग जो स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट है। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 10 मिनट्स। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके बाद इसमें दिखा रखा है मैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन मार्क्स इन टाइप टेस्ट, जो टाइप टेस्ट 30 मार्क्स का, उसमें 30 मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो उसमें दिखा रखा है कि वर्ड पर मिनट -30, यानी कि जिस वर्ड्स की जो टाइपिंग है उसके हिसाब से दिए जाएंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, और वो है फेज़ 2 का, और इसमें दिखा रखा है कि कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट, इसमें है 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 20 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, और इसमें पासिंग मार्क्स है 10 मार्क्स आपको लेने ज़रूरी है 20 में से। इसमें जो सिलेबस है ये कंप्यूटर का बेसिक्स है जो इसमें पूछा जाएगा, पावर पॉइंट, वर्ड हो गया, ठीक है, इंटरनेट, मेल ID, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इस 20 मार्क्स के इस पेपर में 40 मिनट में इसमें 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.125 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, क्योंकि हाफ नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो उस हिसाब से ही इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो फेज़ 3 है, फेज़ 3 में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, और 30 नंबर का आपका पेपर होगा 30 मार्क्स का, और उसमें से 15 मार्क्स आपको लेने मैंडेटरी है। इसमें 3 सेक्शन पूछे जाएंगे, जनरल, इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग, यानी कि जीके, रीजनिंग और मैथ, सॉरी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का। और इसमें 60 क्वेश्चन बनेंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 रीजनिंग के, 20 मैथमेटिक्स के। और ओवरऑल आपको हर तीनों में से 10-10 मार्क्स लेके मिनिमम 30 मार्क्स आपको लेने ज़रूरी है। सॉरी, ओवरऑल 30 मार्क्स का होगा, मिनिमम 15 मार्क्स आपको लेने ज़रूरी है, हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। और पॉइंट जो फेज़ 4 है उसमें आपका DV वगैरह होंगे, और DV में आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दे, उस हिसाब से आपको 20 में से स्कोर कार्ड दिया जाएगा। जैसे सपोज करो आपके ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स है, तो उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 हो गए, तो आपको 20 में से 16 नंबर आपको दिए जाएंगे एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पर। तो इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स बनते हैं, और ये आपको क्राइटेरिया डिसाइड होता है कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, और इसमें है ये JBT PRT के लिए है, JBT की पोस्ट और जो PRT के लिए थे उनका वेटेज दिखा रखा है। उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें 3 हो गए। सब्जेक्टिव टेस्ट फेज़ 1 होगा, 80 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स एक्सपीरियंस और 10 मार्क्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। और अब इसमें बात करते हैं कि कैसे क्या होगा, 3 फेजेज हैं। तो सबसे पहले जो फेज़ 1 है वो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे मार्क्स मिले जाएंगे, और उसके बाद आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो फेज़ 1 होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और इसके लिए आपके सिलेबस दे रखा है।
ठीक है, ये सेम सिलेबस दे रखा जो पीजीटी टीजीटी का है, सारा सिलेबस सेम है। जो 80 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, इसमें मिनिमम आपको 40 नंबर लेने हैं और 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का आपको सिलेबस का जो टाइम दिया जाएगा एग्जाम के लिए। इसमें बेसिक जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड भी इसमें पूछा जाएगा। और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पॉइंट एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, फेज 2 में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेंगे, 1 साल का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से 10 नंबर आपको इसके मिलेंगे। और फेज 3 है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जितने भी ग्रेजुएशन में मार्क्स है उनको 0.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है और वो है क्राइटेरिया वेटेज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट थी, हिंदी के लिए अलग था, इंग्लिश के लिए अलग था। तो दोनों ही के लिए सेम क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले पक्ष स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का वो होगा, 50 मार्क्स का आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा 20 नंबर का वो होगा, और 30 मार्क्स का आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपके ओवरऑल 100 मार्क्स बनेंगे इसमें, यानी कि जो सबसे पहले 50 मार्क्स का स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। और इसमें एक चीज़ और दिखा रखी है, जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है 50 मार्क्स का, इसमें से मिनिमम 25 नंबर लेने हैं। इसमें होगा जो स्टेनो स्पीड है इंग्लिश में वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में जो सेपरेट है, और 15 वर्ड्स पर मिनट आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेज में आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाएगा, 240 वर्ड्स दिए जाएंगे और 3 मिनट में आपको डिक्टेटेड करने हैं। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और उसको अपने स्पीच को राइट डाउन करना है। फिर कैंडिडेट हैज़ टू केयरफुली लिसन द वर्ड्स एंड नीड टू राइट इट ऑन द नोटबुक। टू राइट द स्पीच इन फास्ट वे, कैंडिडेट नीड टू यूज द टेक्निक कॉल्ड शॉर्ट हैंड। द टेक्स्ट दैट कैंडिडेट हैज रिटन इन द नेक्स्ट बुक फ्रॉम लिसनिंग इज गोइंग टू बी यूज इन द सेकंड स्टेज ऑफ स्किल टेस्ट। और इसके बाद जो सेकंड स्टेज है, इन द सेकंड स्टेज ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट नीड टू टाइप द टेक्स्ट दैट हैज बीन रिटन विद इन द 60 मिनट्स इन द कंप्यूटर। जो टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा उसको 16 मिनट में आपको टाइप भी करना है। और एडमिशेबल मिस्टेक्स है वो 19 वर्ड्स तक आप मिस्टेक अलाउड है इसके अंदर। अब इसमें जो मार्किंग स्कीम की जाएगी, तो एवरी फुल मिस्टेक अकाउंट्स फॉर 1.25 मार्क्स। ठीक है, इट मीन्स इन केस ऑफ 19 मिनट्स मार्क्स डिटेक्टेड 1.29 मल्टीप्लाई बाय 90, 23 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मार्किंग स्कीम दिखा रखी है 50 मार्क्स का जो स्टेनोग्राफी टेस्ट था। उसके बाद ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें से 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का 10 मार्क्स जरूरी है, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें 40 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी 0.125 की। ठीक है, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न दिखा रखा है। और उसके बाद एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको जितने भी ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उनको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस हिसाब से 30 मार्क्स दे रखे हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा पूरा, जो कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर। अब उसके बाद ये सिलेबस दे रखा है, डिटेल्ड सिलेबस फॉर जो कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा उसमें जो सिलेबस सब के बाद इसमें डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का, फिर इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ का। ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग का सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है। जो कंप्यूटर के हर पेपर में जो कंप्यूटर आएगा उसका जो डिटेल सिलेबस है, जैसे कंप्यूटर के बेसिक के बारे में पूछ रखा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट, रैम रोम, जो भी सारा कुछ इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर ये विंडोज़ सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फिर ये वर्ड फाइल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें सेपरेट सीट का भी जो है उसके में फॉर्मूला यूजिंग का और इंसर्ट वगैरह जो सारी चीज़ें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पूछे जाएगा। फिर बेसिक्स ऑफ इंटरनेट और WWW वेब ब्राउज़र पूछा जाएगा, और इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल। ये सारा डिटेल्ड सिलेबस है जो कंप्यूटर का जो पेपर होगा हर एग्जाम में, जो एक एग्जाम 20 मार्क्स का जो होता है कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन, उसका ये डिटेल में सिलेबस दे रखा है क्या केस में से पूछा जाएगा कंप्यूटर वाले में से। और इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं, और ये है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ड्राइवर की पोस्ट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें रिटन टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, ड्राइविंग टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से 50 नंबर का तो आपका जो एग्जाम होगा और 50 नंबर का आपका ड्राइविंग स्किल के बेसिस पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब जो 50 मार्क्स का जो रिटर्न होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो इसमें फेज़ 1 में जो रिटर्न एग्जाम हो, जो रिटर्न टेस्ट है 50 मार्क्स का ड्राइवर की पोस्ट के लिए, उसमें 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 100 MCQ पूछे जाएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट है उसमें, इंग्लिश से पूछे जाएंगे, हिंदी से, अर्थमेटिक्स एंड जो मैथमेटिक्स है बेसिक वो, जनरल अवेयरनेस जो जीके बोलते हो, जनरल साइंस से। ठीक है, इनका आपका एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा। और जो 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो भी 100 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एवरेज देखें तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, और हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाएंगे।
ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए, 50 मार्क्स का पेपर होएगा, तो 0.5 मार्क्स यानी कि हाफ नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है, मतलब आप अगर गलत आंसर करते हो तो नेगेटिव मार्किंग जो होगी इसमें वो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.125 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके बाद आगे इसमें ड्राइवर की पोस्ट के लिए इसमें स्किल टेस्ट होगा, और यानी कि जो ड्राइविंग टेस्ट है 15 नंबर का वो होगा, और वो कंपलसरी है, हर कैंडिडेट को मिनिमम 25 मार्क्स लेने जरूरी है उसमें। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट आपका किया जाएगा उसमें, और उसमें आपसे पूछा जाएगा DUG टेस्ट या जिग जैग टेस्ट, 8 शेप टेस्ट, ठीक है, रोड टेस्ट, ये सारे कुछ आपसे ड्राइविंग टेस्ट में करवाए जाएंगे, और इस हिसाब से ये 50 मार्क का आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर दोनों फेजेस के मार्क्स, जो रिटन एग्जाम है उसके 50 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स आपके ड्राइविंग स्किल के, और उस हिसाब से आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है और वो है फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड एंड पंप ऑपरेटर। पंप ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया? उसमें सबसे पहले जो टेस्ट होगा MCQ क्वेश्चन 50 है, एप्टीट्यूड टेस्ट 30 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी। और इसमें जो बात करते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट की, सबसे पहले जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा, और नंबर 3 पे आपका, नंबर 3 पे है वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे आपके नंबर दिए जाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो जो सब फेज 1 में जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा 50 नंबर का होगा, और 50 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और इसमें कम से कम 25 नंबर आपको लेने जरूरी है। तो जो फेज 1 में जो सब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन के 0.5 नंबर होगा, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, 0.125 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। इसके बाद आपका सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के। 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का पेपर होगा, 30 में से आपको 15 नंबर कम से कम लेने हैं, और 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो नंबर हैं, जो मार्क्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, उनको 0.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर बनेंगे उनको 20 में से आपको नंबर दिए जाएंगे। अब जो अगली पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट पोस्ट। लैब अटेंडेंट की पोस्ट, उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें रिटन एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, कंप्यूटर टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसमें जो रिटन टेस्ट होगा 70 मार्क्स का, और ये 30 मार्क्स कंप्यूटर टेस्ट होगा, बेसिक्स इसमें दिखा रखा है, और जो क्या क्या सिलेबस आएगा, कैसे कैसे में पूछा जाएगा। तो जो 70 नंबर का जो आपका 70 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 35 मार्क्स आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे, और उसमें 70 मिनट्स का ही टाइम दिया जाएगा, 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फेज 1 जो रिटर्न एग्जाम होगा लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, उसमें 70 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है, और 70 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा, 70 मिनट्स। ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट, और इसमें 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। इसके बाद फेज 2 होगा, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, मिनिमम 15 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। और ये कंप्यूटर का सिलेबस दिखा रखा था, ऊपर भी दिखा रखा क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, तो ये उसका कंप्यूटर से रिलेटेड आपका पेपर होगा, उसमें 60 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर वाले 0.5 एक क्वेश्चन का नंबर होंगे, गलत करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.125 की, ठीक है। और उसके बाद अगला है, और ये है क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए दिखा रखा है ये। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा? सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे 40 नंबर की वो होगी, मैक्सिमम 40 नंबर मिलेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से। वो कैसे मिलेंगे? जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो 10th में है उसमें से 40 सब्ट्रैक्ट करके उसको फिर 0.084 से मल्टीप्लाई कर देना, मैक्सिमम 5 नंबर के हिसाब से इसमें दिए जाएंगे, मैक्सिमम 5 ही मिलेंगे। 12th वाले में भी सेम है, 12th में जितनी परसेंटेज जो मार्क्स है उसमें से 40 सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको 0.084 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम 5 में से आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। ग्रेजुएशन में क्या, जितने मार्क्स है ग्रेजुएशन में जितनी परसेंटेज बनी है उसमें से 40 माइनस कर दो, और फिर उसको 0.167 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम 10 में से आपको दिए जाएंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में है, पोस्ट का जितने परसेंटेज जो मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में उसमें 55 माइनस करके 0.334 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद MPhil और PhD के मैक्सिमम 5 नंबर हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस करते हो तो हर साल का 1 नंबर के हिसाब से मैक्सिमम 10 नंबर आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे। उसके बाद ये 50 नंबर होगा, उसके बाद 30 नंबर का होगा डोमेन नॉलेज टेस्ट, और 20 नंबर का होगा परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इस हिसाब से 100 नंबर का क्राइटेरिया सेट कर रखा, और यह है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का उसके बाद ये डिटेल दिखा रखी है, जो सिलेबस आएगा सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए हायर एजुकेशन सिस्टम में, ये रूल्स वगैरह है कुछ जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का उसके बाद ये इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सिलेबस, ये जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का सिलेबस, ठीक है। उसके बाद ये करंट अफेयर वगैरह का सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है हर पोस्ट के लिए।
तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय BPSMV और जो खानपुर खला सोनीपत हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी है इसमें, और इसके रीजनल सेंटर्स में कुछ नॉन टीचिंग पोस्टें हैं। टीचिंग पोस्ट का अलग से एडवर्टाइजमेंट आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, अब ये नॉन टीचिंग पोस्टें आई हैं। ठीक है, ये अलग अलग हिसाब से ये अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हैं। और जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहता है इन पोस्ट के लिए, तो ये डिटेल उसका नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन है 22 मार्च से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है और 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं सारी पोस्टें, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वर्क सुपरिटेंडेंट, PGT, TGT, ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशन है इसमें। ये सारी वैकेंसीज हैं। JEE की भी पोस्ट है, हॉस्टल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स और अलग अलग पोस्टें, टोटल 36 कैटेगरी की पोस्टें हैं। तो जो भी 37 कैटेगरी की पोस्ट है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उन पर अप्लाई कर सकता है। हर कैटेगरी के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर पोस्ट के लिए। तो और ये ध्यान रखना, लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल इस वीडियो में बता रखे। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में पूछ सकते हो। फर्दर यही नोटिस था BPSMV भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की तरफ से जो रिक्रूटमेंट्स हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।